हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू इन धरा क्लासेस। आपके लिए नया वीडियो बीए सेकंड सेमेस्टर इंग्लिश पोएट्री का जॉन मिल्टन की लिखी हुई पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस को आज एक्सप्लेन किया जाएगा। मित्रों, हिंदी टू इंग्लिश आपको सारी चीज़ें बताई जाएंगी। तो ये यूनिट 4 में आपको विलियम शेक्सपियर और जॉन मिल्टन दो पोएट पढ़ने होते हैं, जिनमें एक ही पोएट पूछे जाएंगे एग्जाम में। तो जॉन मिल्टन की लिखी हुई पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हुए हैं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे मित्रों, और अपने फ्रेंड्स के बीच में इस वीडियो को अवश्य शेयर कर दें, जिससे आने वाले एग्जाम में उनके लिए वीडियो उपयोगी बन पावे। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑन हिज ब्लाइंडनेस का हिंदी एंड इंग्लिश एक्सप्लेनेशन। प्यारे मित्रों, देखेंगे यहाँ पर ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो टाइटल है जॉन मिल्टन की लिखी हुई पोएम की, ये जो सॉनेट उन्होंने लिखा है अपने अंधेपन पर। ऑन हिज ब्लाइंडनेस का मतलब होता है अपने अंधेपन पर। इस पोएम को कब लिखा गया? तो जॉन मिल्टन ने जब वो पूर्ण रूप से ब्लाइंड हो गए थे, अंधे हो गए थे, तब इन्होंने इस पोएम को की रचना की थी मित्रों। तो ये पोएम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मिल्टन ने अपनी वेदना को, अपने मर्म को ईश्वर तक पहुंचाने का प्रयास किया है। तो हम इसको पूरी तरह से समझेंगे, प्रत्येक वर्ड को समझते हुए आगे बढ़ेंगे मित्रों। तो देखेंगे यहाँ पर फर्स्ट लाइन आप देखेंगे, व्हेन आई कंसीडर। और आप ये समझ लें मित्रों कि जब भी, चाहे वो पोएम हो चाहे वो प्रोज हो, जब भी फर्स्ट पर्सन आई का प्रयोग किया जाए, तो वहाँ पर यदि आप एक्सप्लेनेशन लिख रहे हैं तो आपको उसके लिए ही का ही प्रयोग करना होता है, वहाँ पे आई नहीं लिखा जाएगा। तो सबसे पहले समझें कि इसका रेफरेंस क्या होगा। तो रेफरेंस में आपको ये लिखना है कि दिस सॉनेट या दिस स्टेंजा हैज़ बीन टेकन फ्रॉम दी मिल्टन्स पोएम, जॉन मिल्टन्स पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ऐसा भी लिख सकते हैं और इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, दिस सॉनेट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम ऑन हिज ब्लाइंडनेस कंपोज्ड बाई जॉन मिल्टन। इस तरह से भी आप मतलब रेफरेंस लिख सकते हैं। और कॉन्टेक्स्ट जो आपको लिखना होगा, कॉन्टेक्स्ट का मतलब प्रसंग होता है, तो इसमें आप यही लिखेंगे कि इन दिस सॉनेट जॉन मिल्टन इज डिस्क्राइबिंग अबाउट हिज ब्लाइंडनेस। अपने अंधेपन की बात का वर्णन कर रहे हैं। ही इज़ फीलिंग हिमसेल्फ दैट वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ डार्कनेस एंड ही इज़ फीलिंग हिमसेल्फ यूजलेस। वो अपने आप को कैसा समझ रहे हैं? बेकार समझ रहे हैं, संसार को अंधकारमय समझ रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको कॉन्टेक्स्ट में लिखना होगा, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा। जो भी सॉनेट आएगा उनमें ये कॉन्टेक्स्ट आप लिख सकते हैं। अब हम एक्सप्लेनेशन की ओर बढ़ रहे हैं। हिंदी टू इंग्लिश आपको समझाने का प्रयास किया जाएगा। तो देखेंगे यहाँ पर फर्स्ट लाइन में आप देखें, व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट। बहुत ही सरल ढंग से जॉन मिल्टन ने इस बात को कही है कि जब मैं विचार करता हूँ, कंसीडर का मतलब होता है विचार करना, सोचना। व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, मेरे आँखों की ज्योति कैसे चली गई, अर्थात मैं कैसे ब्लाइंड हो गया, कैसे मैं अंधा हो गया। कहने का मतलब जब मिल्टन विचार करते हैं कि वो कैसे पूर्ण रूप से अंधे हुए, यानी अपने अंधेपन पर जब मिल्टन विचार करते हैं, व्हेन मिल्टन थिंक्स अबाउट हिज ब्लाइंडनेस। बस इतना ही आपको इंग्लिश में बताना है। दूसरी लाइन देखेंगे, इन हाफ माई डेज। हाफ माई डेज का मतलब होता है आधे ही जीवन में, यानी अभी उनका कितना जीवन व्यतीत हुआ था? आधा जीवन, क्योंकि 44 ईयर की अवस्था में ये ब्लाइंड हुए थे मित्रों। तो उनका जीवन कितना व्यतीत हुआ था? हाफ ही व्यतीत हुआ था। तो इन दी हाफ ऑफ हिज लाइफ he lost his eyesight in this dark world and wide, and the world was fully darkness to him। उनके लिए ये संसार पूर्ण रूप से कैसा हो गया था? अंधकार से युक्त हो गया था मित्रों। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, मिल्टन का कहना था कि उनके आधे ही जीवन व्यतीत होने के पश्चात ये संसार उनके लिए अंधकार में हो गया, उनके आँखों की ज्योति छिन गई, अर्थात वो पूर्ण रूप से क्या हो गए? अंधे हो गए। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि दिस थॉट इज प्रेजेंट इन द हार्ट ऑफ मिल्टन एंड मिल्टन इज थिंकिंग अबाउट हिमसेल्फ। मिल्टन यहाँ पर स्वयं के विषय में सोच रहे हैं
एंड एट लास्ट यू विल फाइंड दैट मिल्टन इज कंप्लेनिंग टू गॉड। मिल्टन कुछ ईश्वर से शिकायत करते हुए भी आगे देखे जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर पूरी तरह से आपको ये समझना है कि मिल्टन को अपने अंधेपन की बात को ही यहाँ पर ईश्वर तक पहुँचाना है, ये लक्ष्य यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। मित्रों आगे देखेंगे ये लाइन, एंड दैट वन टैलेंट। टैलेंट, टैलेंट का मतलब होता है मित्रों, जैसे आपके अंदर कोई टैलेंट हो, किसी के अंदर कोई क्षमता है, अद्भुत गुण है, तो उस गुण को क्या कहते हैं? टैलेंट कहते हैं। तो काव्य यानी रचना करने का जो टैलेंट था मिल्टन के अंदर, एंड दैट वन टैलेंट विच इज डेथ टू हाइड। डेथ का मतलब होता है मृत्यु, और हाइड का मतलब होता है उसमें परिवर्तित हो जाना, अर्थात मृत्यु के रूप में छिप जाना। तो यहाँ पर मिल्टन कह रहे हैं कि ही इज बिकेम ब्लाइंड एंड हिज टैलेंट इज आल्सो बिकम हिज टैलेंट इज आल्सो बिकम यूजलेस। अब उनका जो टैलेंट है, जो उनके अंदर जो प्रतिभा थी, वो प्रतिभा भी पूर्ण रूप से क्या हो गई? बेकार हो गई है। डेथ टू हाइड, एक मृत्यु के रूप में छिपी हुई है। उनकी जो प्रतिभा है, जो उनके गुण हैं, वो किस रूप में छिपे हुए हैं? मृत्यु के रूप में, क्योंकि वो उस प्रतिभा को संपन्न नहीं कर सकते हैं, उस प्रतिभा को उजागर नहीं कर सकते हैं। इस बात को यहाँ पर मिल्टन ने बताने का प्रयास किया है मित्रों। अर्थात इस प्रतिभा को, जिसको छिपाना, प्रयोग न करना मेरे लिए किस प्रकार से होगा? एक मृत्यु के समान है। जैसे हम कोई गुण, कोई विशेषता हमारे अंदर हो और उस विशेषता को हम प्रस्तुत कर पाने में अक्षम हो जाएं, तो हमारे लिए वो मृत्यु के समान हो जाता है। हमारा जीवन ही क्या हो जाता है? मृत्यु के समान हो जाता है। तो इस वेदना को इस लाइन में, 3rd नंबर लाइन में मिल्टन ने बताने का प्रयास किया है मित्रों। अब आप इसको इंग्लिश में इस तरह से समझेंगे कि इन दिस लाइन मिल्टन इज थिंकिंग अबाउट हिज ब्लाइंडनेस, दैट हिज टैलेंट इज वेरी यूजलेस फॉर हिम। उनका जो टैलेंट है वो बहुत ही प्रयोग विहीन हो गया है। एंड ही इज फीलिंग हिमसेल्फ दैट हिज लाइफ इज लाइक ए डेथ। उनका जो जीवन है वो एक मृत्यु के समान हो गया है, और अब वो इस जीवन से वो कुछ कर नहीं सकते हैं। अगली लाइन देखेंगे 4th लाइन में, लॉस्ट विथ मी यूजलेस। लॉस्ट विथ मी यूजलेस, तो यहाँ पर देखेंगे मित्रों, लॉस्ट विथ मी यूजलेस का मतलब होता है मेरे पास बेकार जो बेकार चीज़ें होती हैं, मेरे पास बेकार पड़ी रहने के लिए रह गई है। लॉस्ट का मतलब होता है पड़े रहना। तो लॉस्ट विद मी यूजलेस का मतलब मेरे पास बेकार पड़ी रहने के लिए रह गई है क्या? दो माई सोल। क्या रह गई है बेकार पड़े रहने के लिए? मेरी प्रतिभा। तो इन दिस लाइन जॉन मिल्टन इज सेइंग हियर कि ओनली माई टैलेंट इज लॉजिंग हियर वेरी यूजलेस, यानी जो मेरा टैलेंट है, माई टैलेंट इज यूजलेस हियर, आई एम नॉट गोइंग टू यूज दिस इन दी परफेक्ट वे। सो माई जो टैलेंट, जो मेरा टैलेंट है, जो मेरी प्रतिभा है, वो क्या हो गई है? बेकार हो गई है। अब मेरे लिए, मेरे साथ में जो मेरी विशेषताएं हैं, जो गुण हैं, वो सारी पोएटिक जो गुण हैं, वो सारी चीज़ें क्या हैं? बेकार सी साबित हो रही हैं। दो माई सोल मोर बेंट, ध्यान देंगे, दो का मतलब होता है यद्यप, और माई सोल का मतलब होता है मेरा मन या उसका मन, यानी कि अयद्यप जो माई सोल का मतलब होता है मेरी आत्मा या मेरा जो सोच चिंतन है। मिल्टन यहाँ पर बताना चाहते हैं कि जो यद्यपि फिर भी जो मेरा सोच है, जो मेरा चिंतन है, मोर बेंट का मतलब होता है मित्रों और भी अधिक तैयार है। बेंट का मतलब झुकना, उत्पन्न होना, यानी कि जो मेरी इच्छाएं हैं, जो मेरी सोच हैं, जो मेरी थिंकिंग एबिलिटी है, वो और ज़्यादा जो है उत्सुकता से भरी हुई है और भी अधिक तैयार है। किस लिए तैयार है? अपनी प्रतिभा को उजागर करने के लिए मित्रों, अपनी प्रतिभा को ईश्वर तक पहुंचाने के लिए। इन दिस लाइन मिल्टन इज सेइंग अबाउट हिज टैलेंट दैट हिज फिजिकली एंड मेंटली बोथ कंडीशंस, इन बोथ ऑफ द कंडीशंस ही इज रेडी टू सर्व द गॉड्स एज ए पोएटिक टैलेंट। एज ए पोएटिक टैलेंट के रूप में वो ईश्वर की मदद को करना चाह रहे हैं यहाँ पर।
अगली लाइन में देखेंगे मित्रों, टू सर्व, ये जो लाइन है टू सर्व, टू सर्व का मतलब होता है सेवा करना। डियर विथ माई मेकर, यहाँ पे माई मेकर का मतलब है किसने मुझे बनाया है, गॉड ने मुझे बनाया है मित्रों। तो मिल्टन यहाँ पर कहना चाहते हैं टू सर्व डियर विथ माई मेकर एंड प्रेजेंट, इस वर्तमान संसार में उपस्थित रह करके मैं अपने मेकर की सेवा करना चाहता हूँ। मेकर का मतलब गॉड की सेवा करना चाहता हूँ। मिल्टन इज सेइंग इन दिस लाइन दैट आई एम रेडी टू सर्व टू गॉड बट आई एम बिकेम ब्लाइंड, मैं ईश्वर की सेवा करना चाहता हूँ बट मैं पूर्ण रूप से क्या हूँ, अंधा हूँ, अंधा हो गया। बट आई हैव नो एनी कंप्लेंट टू गॉड, लेकिन मेरे पास कोई ईश्वर के प्रति कोई शिकायत की बात नहीं है, फिर भी मैं ईश्वर की सेवा करने के लिए तत्पर हूँ। आगे देखेंगे मित्रों, माई ट्रू अकाउंट, ट्रू अकाउंट का मतलब होता है सच्चा लेखा जोखा। जो जीवन में जो भी हम आप करते हैं तो हमारे जीवन का ये जो सच्चा लेखा जोखा होता है, जो हमारे कर्म होते हैं, मिल्टन के कहने का मतलब कि माई जो ट्रू अकाउंट है, जो उस काव्य प्रतिभा को प्रयुक्त करने का अपना सही सही जो लेखा जोखा है, जो उस काव्य प्रतिभा को ईश्वर ने मुझे प्रदान किया है, उस काव्य प्रतिभा को सही ढंग से प्रस्तुत करने का जो मेरा अपना लेखा जोखा है मित्रों, जो मेरा ट्रू अकाउंट है, लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, लेस्ट का मतलब होता है फॉर फियर दैट, कहीं कहीं ऐसा ना हो कि, लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो। तो यहाँ पर देखेंगे माई ट्रू अकाउंट, जो मेरा सच्चा लेखा जोखा है, जो मेरे अंदर जो प्रतिभा है, जो पोएटिक कला है, जो हमारे अंदर कविता करने का जो गुण है, वो जो पोएटिक गुण हमारे अंदर जो था विद्यमान है, वो कहीं ऐसा तो नहीं है। लेस्ट का मतलब कहीं ऐसा तो नहीं है कि ही रिटर्निंग चाइल्ड, ही का मतलब मैं स्वयं जब ईश्वर के पास जाऊं तो वहाँ पर रिटर्निंग वापस हूँ, तो रिटर्निंग चाइल्ड का मतलब होता है स्कोल्डिंग, डांटा फटकारा जाना। तो मिल्टन यहाँ पर कह रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि जब मैं भगवान के पास जाऊं, ईश्वर के पास जाऊं लौट करके, तो उसके धाम को मैं पुनः जाऊं तो वहाँ पर मुझे बुरा भला ना सुनना पड़े, अर्थात वो मुझे डांटे फटकारे ना। इस बात को मिल्टन यहाँ पर बता रहे हैं। मिल्टन इज सेइंग इन दिस लाइन दैट व्हेन he will be died at last, he will be go to near the gods, जब वो ईश्वर के पास जाएगा, at that time when he will not be able to do his great work as a poetic talent, the God will surely scold to him, तो ईश्वर उसे निश्चित रूप से डांटे फटकारेगा। इस बात को यहाँ पर वो उद्धृत कर रहे हैं मित्रों। तो यहाँ पर मिल्टन ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि जो मेरा ट्रू अकाउंट है, जो सच्चा लेखा जोखा है, जो मेरे पोएटिक गुण हैं, टैलेंट हैं, मैं उसको अच्छी तरह से ना कर सका, और जब मैं पुनः मृत्यु के रूप में मृत्यु प्राप्त करके ईश्वर के पास जाऊं तो कहीं वो मुझे पुनः डांट फटकारना मुझे सुननी पड़े। इस बात को यहाँ पर बताया गया है मित्रों। आगे देखेंगे, अब इसी लाइन में, इसी सोनेट में आपको आंसर भी मिल जा रहा है। जो मिल्टन की सोच थी, जो मिल्टन ने सोचा था, उसके विषय में आपको उत्तर भी मिलेगा। इस लाइन में देखेंगे मित्रों, डथ का मतलब होता है पोएटिक लैंग्वेज में डज। तो यहाँ पर देखेंगे, डथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन मित्रों, पूरी तरह से आप समझते जाएंगे कि ठीक समय पर ईश्वर ने लेबर लाइट डिनाइड, जब मुझे कुछ श्रम करने का समय आया था, जब मुझे कुछ करने का समय हुआ था, तो मेरी आंखों की ज्योत उसने ले लिया। लाइट डिनाइड अर्थात मुझे अंधा बना दिया। ठीक समय पर जब मुझे कुछ करने का समय आया था, जो कार्य मैं करता था, तो उस कार्य को जो है ईश्वर ने मुझे अंधा बनाने के बाद पूर्ण रूप से जो है ये अंधा बना दिया। जब एग्जैक्ट डे आया, जो मेरे कार्य करने का समय आया, तो उस एग्जैक्ट डे को ईश्वर ने क्या बना दिया, मुझे पूर्ण रूप से अंधा बना दिया। इन दिस लाइन मिल्टन इज सेइंग दैट व्हेन आई वाज रेडी टू डू द वर्क फॉर गॉड, जब मैं ईश्वर के लिए कुछ करना चाहता था, एट दैट टाइम एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड, तो उसी समय जो है
उसने जो है लेबर लाइट डिनाइड, जो श्रम करने का जो समय था, तो मेरी लाइट डिनाइड का मतलब मुझे अंधा बना दिया। लाइट डिनाइड, लाइट का मतलब प्रकाश, यानी आंखों की ज्योति को उसने क्या किया, मुझसे अलग कर दिया। मित्रों, आई फाउंडली आस्क, फाउंडली का मतलब होता है मित्रों पब्लिकली, फाउंडली का मतलब होता है पब्लिकली, यानी पब्लिकली का मतलब होता है लोगों से। तो आई फाउंडली आस्क, प्रायः मैं लोगों से पूछता हूँ, इसका मतलब ये हुआ कि ही फाउंडली आस्क दिस क्वेश्चंस ऑलवेज पुट अप बाई जॉन मिल्टन। ये प्रश्न हमेशा जॉन मिल्टन के द्वारा किए जाते हैं कि ही फाउंडली आस्क, यहाँ पर बताया गया है जब ये क्वेश्चन उठता है और स्वयं उनके मन में मिल्टन के इस क्वेश्चन को किसी से पूछना चाहते हैं, इस आंसर को जानना चाहते हैं, तो इस आंसर के बदले में उन्हें क्या, आई फाउंडली आस्क, यानी जब भी मैं इस प्रश्न को लोगों के बीच में रखता हूँ, बट पैसेंस टू प्रिवेंट, बट पैसेंस टू प्रिवेंट, पैसेंस का मतलब होता है सहन शक्ति। जैसे ही मैं इस प्रश्न को रखने का प्रयास करता हूँ, बट पैसेंस, पैसेंस का मतलब उसी वक्त मुझे सहन शक्ति प्रदान हो जाती है। टू प्रिवेंट, प्रिवेंट का मतलब होता है रोकने के लिए, अर्थात इस तथ्य को, इस बात को मैं लोगों के समक्ष जैसे ही प्रकाशित करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, उसी वक्त जो है ये हमारे अंदर धैर्य आ जाता है, एक सहन शक्ति के गुण आ जाते हैं और मैं उस बात को कहने से रुक जाता हूँ, रोक लेता हूँ अपने आप को। इन दिस सेंटेंस, इन दिस लाइन, मिल्टन इज सेइंग दैट व्हेन आई एम गोइंग टू कंप्लेंट, व्हेन आई एम गोइंग टू से एनीथिंग टू अबाउट गॉड टू द पब्लिकली इन प्लेसमेंट, एट दैट टाइम आई टू प्रिवेंट हिमसेल्फ, तो उसी समय मैं अपने आप को प्रिवेंट के रूप में, अपने आप को जो है उसको रोक लेने का ये मेरे अंदर सक्षम भावना आ जाती है। इस बात को यहाँ पर बताया गया है। आगे देखेंगे मित्रों, दैट मर्मर, दैट मर्मर, मर्मर का मतलब होता है गुनगुनाना, फुसफुसाना, तो यहाँ पर यह बताया गया है दैट मर्मर, अर्थात दैट मटर्ड क्वेश्चन फुल ऑफ ग्रम्बल, दैट मर्मर्ड क्वेश्चन, अर्थात वह मंद ध्वनि में किया गया प्रश्न, जो मंद ध्वनि में, आई फाउंडली आस्क, मैं प्राय इस क्वेश्चन को बहुत ही मंद ध्वनि में करता था, लोगों से प्रश्न करने के लिए बहुत ही धीमी गति से इस बात को उठाता था, या ईश्वर से ही प्रश्न करने की बात इसमें आ रही, इस तथ्य में आ रही मित्रों। तो यहाँ पर देखेंगे दैट मर्मर, तो दैट मर्मर का मतलब होता है यहाँ पर कि वह मंद ध्वनि में किया गया प्रश्न, बड़बड़ा कर किया गया सवाल, जिसको कि आप कभी कभी कोई क्वेश्चन किया जाता है तो बड़बड़ा कर भी किया जाता है और मन में भी किया जाता है, धीमी गति से किया जाता है कि हर कोई इसे न सुन ले। तो यहाँ पर देखेंगे इस लाइन में दैट मर्मर सून रिप्लाइज, तो मुझे सून रिप्लाइज का मतलब शीघ्र ही उसका उत्तर मिल जाता है। एक जो मैं क्वेश्चन किया करता हूँ, जो प्रश्न करता हूँ, वो मंद ध्वनि में किया गया जो प्रश्न होता है उसका आंसर मुझे शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है, अर्थात सून रिप्लाइज का मतलब शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। क्या प्राप्त होता है? गॉड डथ नॉट नीड, गॉड डथ नॉट नीड, अर्थात ईश्वर को जरूरत नहीं है। जो मेरा क्वेश्चन होता है, द क्वेश्चंस ऑफ मिल्टन इज प्रेजेंटिंग हियर, एज सून ही फाउंड द आंसर टू गॉड, द गॉड डथ नॉट नीड, यानी ईश्वर को जरूरत नहीं है, अर्थात ईश्वर को कोई आवश्यकता नहीं है। आइदर मैंस वर्क, आइदर मैंस वर्क का मतलब चाहे व्यक्ति कार्य करे, जो भी कार्य कर रहा है मित्रों, यहाँ पर देखेंगे कि उसको, गॉड को इस बात की कोई भी ज़रूरत नहीं है कि कोई उसकी सेवा करे, कोई उसकी साधना में लगा रहे, इसकी उसे कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है आइदर मैंस वर्क आर हिज ओन गिफ्ट्स, या वो पूरी तरह से पुरस्कार को प्राप्त करे, हु बेस्ट, जो उसके लिए अच्छा हो। यहाँ पर देखेंगे मित्रों, आर हिज ओन गिफ्ट, अर्थात हम इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि
मानव का दिए गए गुणों के प्रतिफल, अर्थात जो मानव को जो गुण दिया गया है उस गुण का प्रतिफल। प्रतिफल का मतलब जैसे जो भी गुण, जैसे मिल्टन के अंदर पोएटिक कला थी तो उस जो भी गुण ईश्वर ने उसे प्रदान किया है उस गुण को वो अच्छी तरह से प्रस्तुत करे या ना करे, इसके लिए ईश्वर को कोई शिकायत नहीं है। ईश्वर इसके बारे में कोई दूसरा नहीं सोचता है। यहाँ पर ये भाव उत्पन्न हो रहा है। आगे देखेंगे मित्रों, बियर हिज मिल्ड याक। बियर, बियर का मतलब होता है सहन करना, और मिल्ड याक का मतलब होता है कोमल कठिनाइयाँ। मिल्ड याक का मतलब कोमल कठिनाइयाँ, अर्थात जो कठिनाइयों को, अर्थात उस कोमल कठिनाइयों को जो सहन करता हुआ आगे बढ़ रहा है। दे सर्व हिम बेस्ट हिज स्टेट, अर्थात जो भी उस कठिनाइयों का सामना करते हुए, कष्ट का सामना करते हुए जो भी आगे बढ़ रहे हैं, अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं, टू सर्व हिम बेस्ट हिज स्टेट, वो अपने पूरी तरह से भगवान के प्रति, भगवान के उसका जो पद है, जो इसकी स्टेट है, जो इसकी स्थिति है, उस स्थिति के लिए जो भी सेवा में लगे हुए हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, वो पूरी तरह से करते रहें। ईश्वर को उसकी कोई अपेक्षा नहीं है। इज किंगली थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग स्पीड, यहाँ पे किंगली, किंगली का तात्पर्य होता है मित्रों जो शाही राजोचित जो चीज़ें होती हैं। इज किंगली थाउजेंड्स, थाउजेंड का मतलब होता है असंख्य देवदूत के रूप में। इज किंगली थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग स्पीड, बिडिंग, बिडिंग स्पीड का मतलब होता है जो आज्ञा वो देता है, और स्पीड का मतलब होता है तेज गति से जाते हैं, अर्थात उसके जो देवदूत हैं, जो ईश्वर के देवदूत हैं, वो उसके पद को, उसकी गरिमा को पूर्ण करने के लिए जो हजारों देवदूत होते हैं उसके आदेशों का पालन गतिपूर्वक करते हैं, अर्थात उसके आदेशों का पालन होता रहता है। इसलिए ईश्वर को किसी की सेवा की कोई आवश्यकता नहीं है। एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशन विदाउट रेस्ट, ध्यान देंगे मित्रों पूरी तरह से, और उसने बना दिया है। पोस्ट का मतलब होता है पूरी तरह से उसने जो है उड़ने वाले घोड़े की पीठ पर सवार होकर तेज गति से यात्रा करते हैं, अपने को तैनात कर लेते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशन विदाउट रेस्ट, वो जो उड़ने वाले घोड़े होते हैं उसकी जो है उसकी तीव्र गति को ले करके उसकी सवारी बना करके अपने को जो तैनात कर लेते हैं। ओवर का मतलब होता है पर, लैंड्स का मतलब होता है ग्राउंड अर्थात भूमि, तो उस ग्राउंड और भूमि को पूरी तरह से जो एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशन विदाउट रेस्ट, ओशन विदाउट रेस्ट का मतलब जैसे जो समुद्र होते हैं, समुद्र की जो लहरें होती हैं हमेशा गतिशील रहती हैं मित्रों, वो हमेशा ही सेवा में लगी रहती हैं। दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड वेट, तो उन्हीं की सेवा हो पाती है। जैसे जब हम समुद्र के किनारे जाएंगे तभी समुद्र की लहरों का आनंद ले पाएंगे। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि मिल्टन ये कहना चाहते हैं कि ईश्वर को किसी व्यक्तिगत सेवा की किसी की आवश्यकता ईश्वर को नहीं है, क्योंकि वो केवल भगवान की सेवा में खड़े रहते हैं। जो हजारों देवदूत होते हैं वो किसकी सेवा में खड़े हो रहते हैं? भगवान की सेवा में खड़े रहते हैं, तथा अपना नंबर आते और भगवान की आज्ञा प्राप्त करने की प्रतीक्षा वो करते रहते हैं कि मुझे सेवा करने का अवसर प्राप्त हो। इसलिए यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि मिल्टन की जो सोच थी उस सोच को यहाँ पर व्यक्त किया गया है ईश्वर के प्रति। ईश्वर जो है किसी की सेवा का भाव किसी के प्रति नहीं रखता है, वो स्वयं जो है उस तरह के भाव जिनके अंदर होते हैं उस सेवा को प्राप्त कर लेता है। तो इन दिस सोनेट मिल्टन इज डिस्क्राइबिंग अबाउट द कंडीशन ऑफ, तो देखेंगे मित्रों ये जो अंतिम आपकी 6 लाइन है इसको हम इस तरह से समझ लेंगे, इसको हमें पूरी तरह से समझना है कि इन दिस लाइन्स द पोएट सेज दैट गॉड किंगडम इज मैग्निफिसेंट। इन पंक्तियों में कब कहता है कि ईश्वर का जो साम्राज्य है वो शानदार है,
उसमें किसी प्रकार का ओछापन नहीं है। ही इज द किंग ऑफ किंग, वो राजाओं का राजा है। एट हुज कमांड थाउजेंड्स ऑफ हिज सर्वेंट रन क्विकली ओवर लैंड एंड ओशन विदाउट डिले टू एक्सिक्यूट। इसका तात्पर्य हुआ मित्रों कि वो राजाओं का राजा है जिसके आदेश पर उसके हजारों सेवक उसका कार्य संपन्न करने हेतु दौड़ पड़ते हैं तथा बिना ठहरे हुए जमीन तथा महासागर को पार करते हुए कार्य पूर्ण करते हैं। यहाँ ये बताया गया है क्विकली ओवर लैंड एंड ओशन विदाउट डिले टू एक्सिक्यूट ही ऑर्डर्स देयरफॉर मैन शुड गिव अप हिज presumption that God can be served by his active involvement only। यहाँ पर बताया जा रहा है मित्रों, इसलिए मनुष्य को अपनी इस धारणा को बदल लेना चाहिए कि ईश्वर की सेवा उसके क्रियात्मक सहयोग से ही संभव है। यह सोच मनुष्य को जो है बदल लेनी चाहिए। दोज हु ओनली स्टैंड इन हिज सर्विस वेटिंग फॉर देयर टर्न, उसकी सेवा में मात्र खड़े होकर जो अपनी बारी का इंतजार करते हैं। आल्सो सर्व हिम लाइक दोज हु आर एक्टिवली इंगेज इन हिज सर्विस। तो ध्यान देंगे मित्रों, उसकी सेवा में मात्र खड़े होकर के जो अपनी बारी का इंतजार करते हैं वह भी उसकी उतनी ही सेवा करते हैं जितनी कि वह जो कार्य में लगे हुए हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो हम इस 6 लाइन को इस तरह से समझेंगे कि जो पूरी तरह से सेवा में लगे हुए हैं, जो फल ईश्वर उनको प्रदान करता है वही फल उनको भी प्रदान करता है जो सेवा के लिए तत्पर हैं, अर्थात जो सेवा में लगे हुए हैं या सेवा के लिए जो तैयार हुए हैं। तो मिल्टन की यहाँ पर स्थिति इस प्रकार से मानी जा रही है कि मिल्टन सेवा के लिए तत्पर हैं, अर्थात वो मिल्टन सेवा के लिए कतार में लगे हुए हैं और जो भी सेवा कर रहे हैं उनको भी उतना ही ईश्वर से उतना ही सानिध्य मिल रहा है जितना कि मिल्टन को भी उतना ही सानिध्य मिल रहा है जितना कि और लोगों को मिल रहा है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पोएम थी आपके लिए मित्रों, जिसको कि आपको पूरी तरह से इसको समझना है। और मैंने प्रयास करके पूरे लाइन बाय लाइन को एक्सप्लेन करने का प्रयास किया हूँ जिससे आपको सारी चीज़ें समझ में आती चली जाएँ। तो कमेंट के रूप में आप हम तक अपनी प्रतिक्रिया को अवश्य प्रेषित करेंगे जिससे कि मैं आपको दूसरा वीडियो प्रदान कर पाऊँ। और इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।